नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस और कौन सा मेथड यूज करेंगे इसके लिए, एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड क्या है कि स्टार्टिंग से लेकर हम अंत तक इसी लेक्चर के अंदर ये डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस के लिए फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम पहले कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। कन्वेक्स लेंस हमें पता है किस तरह का होता है, बीच से वो थिक होता है और ऊपर का एज देखें इसका और नीचे का देखें तो यहाँ से थिन होता है। तो ये कन्वेक्स लेंस हो गया। दो सरफेसेस इसके पास होते हैं, जैसे ये लेफ्ट वाला हो गया और ये राइट वाला। मान लीजिए हम इसके बीच में एक लाइन लगाते हैं, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसको दो हिस्सों में बांट देता है, एक लेफ्ट सरफेस और एक राइट सरफेस। तो ये दोनों ही रिफ्रैक्शन सरफेस हमारे पास होते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इससे होकर जाएगा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं बिल्कुल सेंटर पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, कैपिटल सी से हम इसको दिखाते हैं। यहाँ पर ये होते हैं पोल, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होता हुआ जाता है। तो यहाँ पर पोल ले लेते हैं, ये हो गया P1 और ये हो गया P2। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसा कि हम करते आए हैं पहले के लेक्चर्स में, अगर वो आपने देखे हैं। तो यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लेंगे और यहाँ से एक रे को ले लेते हैं जो इस पोल पर नॉर्मली गिरेगी, लेकिन वो अनडेविएटेड ही यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि नॉर्मली वो इसके ऊपर गिरेगी, तो इसलिए वो अनडेविएटेड यहाँ से पास हो जाती है। अब इसी तरह से ओ से हम एक और रे लेते हैं, लेकिन किसी एंगल पर लेते हैं जो किसी पॉइंट ए पर यहाँ इस लेंस पर टकराएगी। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये टकराई और यहाँ पर ये मान लीजिए एंगल अल्फा है, तो यहाँ से गई और इस ए पर टकराई। अब यहाँ पर क्या है, रेयर मीडियम है। जो मटेरियल है लेंस का वो डेंसर होगा, यानी कि अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें, जो मटेरियल है लेंस का, और जो आसपास का सराउंडिंग है रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लें, यानी कि μ2 ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पर μ1 है। और यहाँ पर रेयर है, डेंसर है, यहाँ पर फिर से रेयर मीडियम है, यानी कि सराउंडिंग सारी रेयर मीडियम की है और ये जो मटेरियल है लेंस का ये डेंसर मीडियम का है। अब देखिए रेयर से जब डेंसर मीडियम के अंदर रे एंटर करती है, वहां पर चेंज ऑफ पाथ उसको मिलेगा जब किसी एंगल पर ये आएगी यहाँ, और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये पाथ मिलेगा। तो अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये मीट करती है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये I1 है। इसको हम मान लेते हैं कि ये β1 एंगल पर जो है इस तरह से इन दोनों के बीच में बनता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या माना कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, यानी कि जो डेंसर मीडियम था, ये कंटिन्यूअसली जो है एंड तक है, ये जो है फैला हुआ है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन मिली तो ये जो है हमें इस हिसाब से मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ तक है ये डेंसर मीडियम, तो यहाँ से भी इसको रिफ्रैक्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम ये कंडीशन मानकर चल रहे हैं अभी कि ये जो मटेरियल है जो डेंसर मीडियम है ये फैला हुआ है दूर तक, तो इसलिए इस पॉइंट से ही हमें रिफ्रैक्शन मिली। इसको आगे बढ़ाएंगे तो I1 हमें एक तरह की इमेज मिलती है। तो ये हमें I1 इमेज मिली। अब यहाँ पर ये जो है किसकी तरफ बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो यहाँ पर हम एक रिफ्रैक्शन ले लेते हैं एट सरफेस एक्स P1y। कौन सा सरफेस है ये, यहाँ पर हम ये x ले लेते हैं, यहाँ पर ये y ले लेते हैं, तो ये x P1y ये ले रहे हैं हम, x P1y। तो यहाँ पर ये नॉर्मल हमने ले लिया। अब जो नॉर्मल है हमें पता है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो C1 यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ से ये n ले लेते हैं, तो C1an जो है नॉर्मल होगा। उसी की तरफ देखिए ये रे जो है आपको बेंड होती दिख रही है जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ले ली। अब ए से हमें परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराएंगे, ए से परपेंडिकुलर हमने गिरा लिया। और यहाँ पर ये जो एंगल है, जैसे अल्फा था ये β1 है, यहाँ पर हम γ1 मान लेते हैं, γ1 ले लिया। और यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल और इस रे के बीच में बनेगा I, और इसी तरह से ये जो है नॉर्मल और इसके बीच में ये कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो ये सारे एंगल हमने देख लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं M1 जो हमने परपेंडिकुलर गिराया है। तो यहाँ पर एंगल AOM1 जो है हमारे पास क्या है, अल्फा है। एंगल AI1M1 ये क्या है हमारे पास, AI1M1 ये क्या हो गया हमारे पास β1। और इसी तरह से
AC1M1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AC1M1 ये हो जाएगा हमारे पास गामा 1। तो यहाँ पर हमने एंगल ले लिए। अब ये जो एंगल्स हैं हम काफ़ी स्मॉल मानते हैं, जैसा कि एजम्पशन हमने पहले पढ़ी ही थी, जो आई है, आर है, इनको भी और इनको भी। तो अब यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ2 बाई μ1, और यहाँ पर क्या होता है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में रे जाए तो ये होता है हमारे पास साइन आई डिवाइड में क्या होता है, साइन आर। और ये जो है साइन आई, इसको आप सिमिलर किसके ले सकते हैं, आई एंगल के। और जो आर है, साइन आर जो है, इसको हम आर के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें मिलता है। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलता है, μ2 इंटू आर मिल जाता है, और μ1 जो है आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, μ1 इंटू आई। अब यहाँ से जो आर है और आई है, ये भी हमें वैल्यू चाहिए। तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं AOC1। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल AOC1 ले लेते हैं, और इसके अंदर देखिए AOC1 के अंदर ये अल्फा और गामा 1 इंटीरियर एंगल है, यानी कि इस ट्रायंगल के अल्फा प्लस गामा 1 हो जाएगा, किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के, जो कि है आई। तो ये आई के बराबर हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू ये हमें मिलती है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, μ1 इंटू आई की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा 1, यही आएगा। अब आर की वैल्यू को निकालते हैं। आर की वैल्यू हमारी कहाँ से मिलेगी, AI1 और C1 से। अब यहाँ से हम ट्रायंगल ले लेते हैं AI1 और C1। अब इसके अंदर देखिए, ये जो आर है और ये बीटा 1 है, ये इंटीरियर एंगल है, और ये गामा 1 एक्सटीरियर एंगल है। यानी कि जो गामा 1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस बीटा 1 के। और यहाँ से आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ये क्या आ जाएगी, गामा 1 माइनस बीटा 1। ये आर की वैल्यू आ गई, और आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या है, गामा 1 माइनस बीटा 1, गामा 1 माइनस बीटा 1। उसके बाद ये जो है अल्फा, बीटा 1 और गामा 1, इनकी वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालेंगे, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम इन एंगलों को, अल्फा को, बीटा को और गामा को स्मॉल मान रहे हैं, बीटा 1 गामा 1 को, तो क्या होता है, जैसे एक लाइन ये है और ये जो एंगल स्मॉल है, मान लीजिए थीटा है, तो ये आर्क हम मान सकते हैं जिसकी लेंथ L है, और यहाँ तक रेडियस मान सकते हैं R है। तो थीटा क्या होता था हमारा, L बाई R के बराबर। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से अल्फा, बीटा 1 और गामा 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अल्फा जो है, इस ट्रायंगल में देखिए AOM1 ट्रायंगल में अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास। अब AM1 तो लेंथ बन गई, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये आ गई AM1 डिवाइड में OM1 जो है रेडियस बन गई। जैसे L लेंथ थी और R रेडियस थी, तो इस तरह से AM1 लेंथ बन गई और OM1 रेडियस बन गई। इसी तरह से हम ले लेते हैं बीटा 1। बीटा 1 को निकालते हैं AM1 और I1 से। अब यहाँ से M1 I1 ये तो हमारी रेडियस बन गई और AM1 लेंथ रही, तो यहाँ पर AM1 तो लेंथ आ जाएगा और M1 I1 जो है रेडियस आ जाएगी। इसी तरह से गामा लेते हैं। गामा जो है हमारे पास, गामा 1 की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है हमारे पास, AM1 और C1 के अंदर। तो यहाँ पर AM1 तो लेंथ रही, M1 C1 जो है हमारे पास रेडियस आ जाएगी। तो AM1 तो लेंथ आ गई और M1 C1 ये रेडियस आ गई। अब इस अल्फा बीटा 1 और गामा 1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो μ2 और μ1 इनके बीच में हमें एक रिलेशन मिल जाएगी। तो वो रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रिलेशन मिल जाएगी। अब देखिए AM1 बाई M1 C1 μ1 के साथ हमने लिया है ये। यहाँ पर देखिए AM1 बाई M1 C1 ये क्या है, ये हमारा गामा 1 है प्लस अल्फा है। अल्फा यानी कि AM1 बाई OM1, तो वही चीज है यहाँ पर AM1 बाई M1O। μ2 के साथ क्या है, AM1 बाई M1 C1। तो यहाँ पर देखिए यानी कि जो गामा 1 है माइनस बीटा 1, AM1 बाई M1 I1, AM1 बाई M1 I1, तो ये आ गया। अब यहाँ तो देखिए जो AM1 है इसको हम कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लेकर हम कट आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई M1 C1 M1O, यानी कि यहाँ जो है इसको कॉमन ले लिया AM1 को दोनों तरफ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो 1 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो M1 है, यहाँ पर ये जो M1 है और यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है C, तो M1 को आप क्लोज टू C मान सकते हैं क्योंकि अपर्चर जो है काफी स्मॉल होता है, तो इसलिए M1 की जगह हम C पॉइंट को लिख सकते हैं। तो अपर्चर काफी स्मॉल है, M1 की जगह C पॉइंट को लिख लेते हैं। तो M1 जहां पर था हमने C पॉइंट को यहाँ पर लिख लिया।
अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है जो ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि CO और इमेज तक का डिस्टेंस है यानी कि CI1, इनको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन मिलेगी, μ1/CO और जो ये μ2/CI1 था ये माइनस का था उस तरफ चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये जो है μ2 माइनस ये उस तरफ जाएगा μ1 और C1 जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको समझे C से O तक ऑप्टिकल सेंटर से O तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक का यानी कि डिस्टेंस है, CI1 इमेज तक का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, C1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है। ये वाली रिलेशन हमने निकाली, ये तो निकाला हमने रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP1y, यहाँ पर देखिए इस पे निकाला XP1y पे। अब हम ये जो है रिफ्रैक्शन सरफेस लेंगे XP2y, तो ये रिफ्रैक्शन सरफेस लेंगे। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए अब इस फिगर को समझ लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं x और यहाँ पर y। यहाँ पर ये क्या था, पोल हमारा P2 था, यहाँ पर क्या था ऑप्टिकल सेंटर C, यहाँ पर क्या था P1, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ एंगल अल्फा था। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए हम मान रहे थे कि जो डेंसर मीडियम है वो फैला हुआ है दूर तक, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे ही इस पॉइंट से A से इस पॉइंट B पर रे आएगी, यहाँ से फिर से उसको रिफ्रैक्शन मिलेगा। अब यहाँ से उसको रिफ्रैक्शन मिलेगा तो ये जो रे है यहाँ पर मीट करेगी। अब ये I1 था तो ये जो है रियल इमेज बनेगी I। तो यहाँ पर ये अल्फा था और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा। इसको बीटा लेंगे क्यों, क्योंकि ये रियल इमेज यही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन इसको मिलना ही था। ऐसा नहीं है कि जो डेंसर मीडियम है दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये बीटा एंगल हो जाएगा। अब ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमारी जाएगी और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हमें जो मिलेगी सरफेस पर मिलेगी XP2y पर, XP2 और इस y पर। तो यहाँ पर एक नॉर्मल लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा C2 ये जो है, और ये जो है n यानी कि C2BN जो है नॉर्मल है, और ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पर हमें दिख रही है डेंसर टू रेयर मीडियम जो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसको R2 ले लेते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 ले लेते हैं, उस I2 ले लेते हैं सॉरी, क्योंकि I1 और R1 आप पहले ले सकते हैं, जो हमने I और R लिया था, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर हम अलग दिखाएंगे, I2 R2 इनको दिखा रहे हैं। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा गामा2, क्योंकि गामा1 पहले ले चुके हैं, तो इन एंगल्स का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये गामा2 हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ से B से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं M2। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये हम लिख लेते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ABC2 है हमारे पास। देखिए यहाँ पर ABC2 ये क्या है, I2 के बराबर है। इसी तरह से एंगल N2 यानी कि ये जो नॉर्मल है N2BI, ये जो है हमारे पास N2BI, ये क्या है हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल है, तो ये R2 हो गया। यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, लेकिन डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, μ2/μ1। अब sin I/sin R की जगह यहाँ पर क्या आएगा, sin R/sin I। ध्यान रखना है, यानी कि sin R2/sin I2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एंगल है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें μ2 इंटू ये जो I2 है, तो ये जो है इसके साथ हमें मिलेगा, और μ1 के साथ क्या मिलेगा हमें, μ1 के साथ R2 मिलेगा। अब I2 और R2 की वैल्यू को निकालना है, जैसे हमने पहले निकाले थे एंगल की वैल्यू। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं BIC2, ये वाले ट्रायंगल BIC2। अब यहाँ देखिए बीटा प्लस गामा2, ये हमें क्या मिलेगा, बीटा प्लस गामा2, ये किसके बराबर है, जो इंटीरियर एंगल है ये इस R2 के बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो R2 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं दूसरी, जो है हमारे पास BI1C2। इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें I2 की वैल्यू निकालनी है, ये गामा2 है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बीटा1, आपके ध्यान हो इसके साथ। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू को निकालने के लिए इस एंगल का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए BI1C2 हमने निकाली, यानी कि BI1 और C2। अब ये इंटीरियर एंगल हो गए बीटा1 प्लस गामा2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बीटा1 प्लस गामा2, ये किसके बराबर आ गए, हमारा I2 के बराबर। तो इस तरह से हमें ये R2 और I2 की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, और इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमें क्या मिलेगी, μ2 I2 की जगह ये बीटा1 प्लस गामा2 आ जाएगा, बीटा1 प्लस गामा2 ये आ गया, और R2 की जगह ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा प्लस गामा2। तो ये हमने लिख दिया बीटा प्लस गामा2। अब यहाँ से हम जो
बीटा है, गामा है, इनकी वैल्यू को निकाल लेते हैं और बीटा 1 है, इनकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सेम जो है पुराना प्रोसीजर हमें देखना है। अब यहाँ से जो BM2 है ये परपेंडिकुलर है, इसी के साथ हमें देखना है, ये तो लेंथ हो जाएगी, बाकी की रेडियस हो जाएगी। जैसे गामा 2 हमें निकालना है, तो गामा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है गामा 2 ये रेडियस हो गई, M2 C2 और BM2 लेंथ हो गई। तो ये जो है BM2 हमारे पास लेंथ हो गई और नीचे रेडियस क्या हो गई हमारे पास C2 M2। इसी तरह से मान लीजिए आप बीटा 1 को निकालना चाहते हैं। अब ये बीटा 1 है, BM2 के साथ ही देखेंगे, ये तो लेंथ हो गई, M2I1 रेडियस हो गई। तो यहाँ पर BM2 तो लेंथ हो गई और इसके साथ M2I1 ये रेडियस हो गई। इसी तरह से अगर हम वैल्यू निकालने को, क्या रह गया हमारा बीटा की वैल्यू निकालें, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, BM2 लेंथ हो गई, M2I रेडियस हो गई। तो BM2 जो है लेंथ हो गई और M2I ये रेडियस हो गई। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं हम पुट कर देंगे। तो इन वैल्यू को पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये रिलेशन हमें मिलेगी μ2 के साथ BM2/M2C2 और BM2/M2I1। जैसा कि यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास बीटा 1 और जो गामा 2 है उसकी, तो ये M2I1 है और C2 M2 है। तो ये चीज हमने यहाँ पर दिखाई है। अब यहाँ पर BM2 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ये जो है 1 1 रह जाएगा और M2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब ऑप्टिकल सेंटर के बराबर हम लिख सकते हैं C के बराबर, तो इसलिए इसको C पुट कर देंगे जो कि हमने पहले किया था। अब यहाँ पर जो CI1 है और CI है इन टर्म को हम अलग कर लेंगे और जो ये CC2 है कॉमन टर्म है इनको अलग कर लेंगे। तो अब ये रिलेशन आई हमारे पास। अब ये किसके लिए आई, जब XP2 हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन लिया तो हमारे पास दो यहाँ पर रिलेशन हमें मिलती है। एक तो ये रिलेशन मिली थी पहले, अब एक ये रिलेशन मिली। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये देखिए μ2 जो CI1 है ये प्लस का है और ये जो है माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा μ1CO प्लस μ1CI और इस तरफ μ2 माइनस μ1 आ जाएगा 1/CC1 प्लस 1/CC2। अब अगर हम बात करें कि जो CO है यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, वो क्या होता है U, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हम लेंगे। क्योंकि देखिए कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरह से रे जा रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने माना, ये ऑप्टिकल सेंटर है C, तो यहाँ से हम इस तरफ डिस्टेंस माप रहे हैं, तो ये माइनस का U होगा CO जो है। और जो CI है वो हमारा V होगा, प्लस का होगा, क्योंकि इमेज जो है उस तरफ बनेगी जिस तरफ जो रे जो है इंसिडेंट कर रही है। जो CC1 होगा वो हमारा होगा R1 प्लस का और जो CC2 होगा वो होगा हमारे पास R2 लेकिन माइनस का। चलिए इस फिगर को हम समझते हैं। इस फिगर के अंदर देखिए C से O जो है वो लेफ्ट की तरफ है, अगर मापेंगे तो माइनस का U रहेगा, C से I प्लस का V रहेगा, या C से I1 ले ले वो भी प्लस का रहेगा। लेकिन अगर C से हम C2 लेंगे, देखिए C से हम फिर लेफ्ट की तरफ चले तो ये माइनस का R2 होगा, लेकिन C1 इस तरफ था हमारा तो वो जो है प्लस का R1 होगा। तो इस तरह से हमें इसको करना है। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि CO की जगह माइनस U, CI की जगह V और CC1 की जगह R1 और CC2 की जगह माइनस R2, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ से μ1 को कॉमन ले लेते हैं और इस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/-U 1/V और μ2/μ1 आ जाएगा और μ1/μ1 करेंगे क्योंकि μ1 कॉमन है उस तरफ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2/μ1, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल का है और सराउंडिंग का है इन दोनों का रेशो, तो इसको म्यू पुट कर सकते हैं हम। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 1/-U प्लस 1/V, यहाँ पर म्यू आ जाएगा, म्यू माइनस 1 जो है ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पर जो ये टर्म होती है ये हमने पहले पढ़ी थी, ये किसके बराबर होती है 1/F के बराबर, तो इसको हम 1/F लिख सकते हैं और म्यू माइनस 1 और ये जो है हमारे पास रिलेशन हमें मिल जाएगी। तो ये जो है कन्वेक्स लेंस के लिए इस तरह की हमारे पास रिलेशन आती है जो कि रिक्वायर्ड रिलेशन रहती है। तो इस तरह से हम जो है कन्वेक्स लेंस के लिए एब इनिशियो मेथड का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।